आज हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कितने ऑब्जेक्टिव मेडिकल में आते हैं। तो इस ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सा ऐसा टर्म है जिसे पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फिर ट्रांसलेशन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही टेबलिज्म कहते हैं, फिर रेप्लिकेशन क्या है, इन सारे प्रोसेस में कौन सा एंजाइम लगता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए से डीएनए बनता है या डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो उसमें पहले प्री एमआरएनए बनता है, बच्चा एमआरएनए, इमेच्योर एमआरएनए, जिसको एचएनआरएनए कहते हैं। फिर वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। तो उस दौरान कितना प्रोसेस होता है, उसमें होता है कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, इन सब पे बहुत क्वेश्चंस आता है। अब इन सारे चीजों को बायोलॉजी या बुक्स के हिसाब से अगर हम लेके चलेंगे तो बहुत ही ट्विस्टेड डिफिनीशंस हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। इसके एक आज हम कहानी सुनाएंगे जिससे सारा क्वेश्चंस समझ में आ जाएगा और आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो आप लोग ध्यान देंगे और नीट के लिए जो 2025 में होने जा रहा है, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस भी हम देने वाले हैं। तो उम्मीद है 15 जनवरी के बाद से वो सीरीज भी शुरू होगा। इसलिए चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि टॉपिक वाइज वो सारा इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन नीट का आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो ध्यान देना है कि ये डीएनए है। डीएनए क्वाइल्ड होता है। अब ये क्वाइल्ड डीएनए अनक्वाइल होगा, सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। तो यहां पे एक शब्द आएगा डीएनए टेम्पलेट। तो ये ध्यान देना है, डीएनए में जो क्वाइलिंग होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको हम लोग पढ़े हैं 5' और 3'। तो दूसरा एंड होता है इधर 3', तो ये 5', एक दूसरे के अपोजिट। ये 5' 3' क्या दर्शाता है, इसके शुगर में पेंटोज शुगर, पेंटा माने 5 कार्बन होता है, तो एक में 5वां तरफ फॉस्फेट लगा है, दूसरे में तीसरा तरफ, और वही दर्शाता है अपोजिट डायरेक्शन को। ये डीएनए चैप्टर में डिटेल हम बताए हैं। अब यहां समझना है ये क्वाइल्ड डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड है। अब ये अनक्वाइलिंग होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और एक सीधा धागा स्ट्रेट सिंगल स्ट्रैंड को हम बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। तो ये बनाता है डीएनए टेम्पलेट। अब इस डीएनए टेम्पलेट को ध्यान देना है, ये डीएनए टेम्पलेट जो है ये नीचे वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को अपना बेस पेयरिंग करेगा। हम लोग पढ़े हैं डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस जो होता है, इसमें प्यूरिन और पैरिमिडीन होता है। प्यूरिन और पैरिमिडीन, इसका बहुत मजेदार कहानी हम बताए हैं कि कैसे इनके बीच पेयरिंग होता है। प्यूरिन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, और पैरिमिडीन में आपने पढ़ा है साइटोसिन और थाइमिन। अब ये ए का पेयरिंग होता है टी से और जी का पेयरिंग होता है सी से। ये जो पेयरिंग होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, मीन्स ये बेस पेयरिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड या सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी के बीच
डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, या बोले टी और ए के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आरएनए होगा तो डीएनए में थायमिन होता है, आरएनए में इसके जगह यूरासिल होता है। तो यू और ए के बीच भी क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, या ए और यू के बीच आरएनए के केस में। तो यहां पे ये हमें जानना जरूरी है कि ये डीएनए से जो टेम्पलेट बना इसमें 3-3 लेटर का एक ग्रुप होता है, इसे हम कोडोन कहते हैं। ये जेनेटिक कोड में हम लोग पढ़ते हैं। तो 3-3 लेटर के ग्रुप को कोडोन कहते हैं। 64 टाइप्स का कोडोन हम लोग जेनेटिक कोड में पढ़ते हैं। अब इसमें अगर यहां रहा TCA, CGC, AAG, TTC, ऐसा कुछ भी है तो याद रहे ये जो टेम्पलेट है नीचे वाले को कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। अभी हम लोग बात किए टी का पेयरिंग होता है किससे, ए से, सी का जी से, ए का टी से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो गया, सी का जी से, जी का सी से, सी का जी से, ए का टी से, ए का टी से, जी का सी से, टी का ए, टी का ए, सी का जी। तो ये जो बना ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये कोडिंग करके इसमें डाल दिया, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और ये है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। मीन्स अब हम लोग को जानना है कि इस डीएनए के 2 सेगमेंट जो हैं इसमें ये टेम्पलेट होता है 3' से 5', और जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा ये 5' से 3'। अब ये डीएनए का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में ये रहेगा। अब इससे हमें आरएनए बनाना है, तो ये मैसेज लेके जा रहा है, आरएनए को देगा। तो इसीलिए आरएनए हम लोग जनरली जानते हैं 3 तरह का। जो डीएनए से आरएनए पहला बनता है, मैसेज लेकर आता है, इसको मैसेंजर आरएनए, mRNA कहते हैं। ये राइबोसोम से जाके अटैच हो जाता है तो rRNA, राइबोसोमल आरएनए। फिर ये मैसेज को या उसको ट्रांसफर करता है तो tRNA, ट्रांसफर करने के बाद ये घुल जाता है, इसी को बोलते हैं sRNA, सोल्यूबल आरएनए। तो tRNA का ही दूसरा नाम है सोल्यूबल आरएनए। तो आरएनए 3 ही तरह का होगा, इन्हीं किसको लगाकर 4 तरह का है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये tRNA लॉन के पत्ती जैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइक। तो फिर एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन निकला, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो tRNA या sRNA। अब यहाँ पे हम लोग जो बात किए अभी इतने तरह का आरएनए ये जानना जरूरी था, इस साइटोलॉजी में पढ़े हैं। तो यहाँ पे इस डीएनए से अब आरएनए बनेगा mRNA, तो इसमें हमें देखना है क्या, जहां जहां टी है वहां हमको सिर्फ यू कर देना है और कुछ नहीं, यही ध्यान रखना है। जहां जहां टी है वहां हम यू करेंगे, तो AGT तो इसके जगह हो जाएगा AGU, GCG ये यही रह जाएगा GCG, TTA तो टी के जगह क्या करना है UC, AAG तो ये AAG ही रहेगा। याद रहे ये जो बनता है mRNA, इसमें 5' से 3' की तरफ ये जो तैयार हुआ mRNA, तो इस डीएनए से ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए से mRNA बनने के इस प्रोसेस को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक क्वेश्चन आएगा ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में होता है, तो 5' से 3' की तरफ। अब एक शब्द यहां आएगा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है, तो बच्चे बहुत सा नहीं समझ पाते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में होता है प्रोमोटर, टर्मिनेटर, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, स्ट्रक्चरल यूनिट, सिस्ट्रॉन। अब ये क्या है, हम लोग जानते हैं ये क्रोमोसोम है, प्रत्येक क्रोमोसोम
दो थ्रेड, दो धागा का बना होता है, दोनों धागा बीच में जुड़ा होता है, सेंटर में ये मेयर साहब दोनों थ्रेड को जोड़ते हैं, इन्हें कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब ये क्रोमोसोम में दो धागा है, इसे एक एक को बोलते हैं क्रोमैटिड। तो हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है और इसमें सेंटर में दोनों जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। इसी क्रोमैटिड के ऊपर छोटे छोटे दानेदार रचना पाया जाता है जिन्हें हम जीन कहते हैं। अब ये जो जीन है यही बेसिक यूनिट है, फंक्शन है। तो ध्यान देना है, ये जीन है। ये जीन है क्या? तो डीएनए का ही एक सेगमेंट है। मतलब यहां पे 3 क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। एक आता है हेरिडिटरी कैरियर, हेरिडिटरी कैरियर, दूसरा हेरिडिटरी यूनिट, तीसरा आता है हेरिडिटरी मटेरियल। इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है इस क्रोमोसोम को समझ लो ट्रक है, और ट्रक में लिखा होता है पब्लिक कैरियर, पब्लिक का सामान ढोने वाला, कैरियर माने ढोने वाला, ईंट, बालू, सीमेंट, चिप्स, है ना, रेता, ये सब ढोता है। तो यहाँ पे माँ बाप का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो कैरियर कौन हो गया? क्रोमोसोम। तो हेरिडिटरी कैरियर क्रोमोसोम। अब इस ट्रक में बहुत सा बोरा लदा हुआ है। कितना बोरा है भाई? हम गिनेंगे तो यूनिट। इसका मतलब हेरिडिटरी यूनिट कौन हुआ? जीन। तो हेरिडिटरी यूनिट कौन हो गया जी? जीन, जिसे हम क्रोमोमेयर भी कहते हैं। मेयर माने यूनिट, क्रोमोसोम का यूनिट, जीन। अब इस बोरा के अंदर में क्या है भाई? खोल के देखते हैं तो इसमें, अरे इसके अंदर तो स्क्रीन के जैसा रचना है। अच्छा, डीएनए। तो हेरिडिटरी मटेरियल कौन हो गया? तो डीएनए। तो यहाँ 3 चीज याद रखना है। हेरिडिटरी कैरियर पूरा ट्रक क्रोमोसोम, उस पर बोरा लदा हुआ, तो हेरिडिटरी यूनिट जीन, उसके अंदर माल मटेरियल क्या है? तो डीएनए। तो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। अब इतना समझाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि यहाँ एक क्वेश्चन आता है सिस्ट्रॉन, वो क्या है? तो जीन जो है पूरे क्रोमोसोम में मेन बेसिक फंक्शन कौन करता है? जीन। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हुआ? जीन। अब ये जीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में जीन काम करता है, उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। जीन का 3 यूनिट होता है। एक को बोलते हैं म्यूटॉन, जब जीन म्यूटेशन में भाग लेगा तो इसको बोलेंगे म्यूटॉन। एक को बोलते हैं रेकॉन, जब रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है सेल डिवीजन में तो रिकॉम्बाइन होता है, इसीलिए रेकॉन। लेकिन जनरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जीन का सिस्ट्रॉन। तो यहां एक ध्यान देना है, इसी में आगे पढ़ना है लैक ऑपेरॉन, वहां आएगा सिस्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम या जीन क्या है? सिस्ट्रॉन। तो अब यहां समझना है कि ये जो 5' से 3' डायरेक्शन में होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ये हेड है और ये टेल है और ये बॉडी है। ये बॉडी है, ये हेड है, ये टेल है। हेड को हम बोलेंगे 5', टेल को 3', और यही बॉडी को बोलेंगे सिस्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुआ? सिस्ट्रॉन। स्ट्रक्चरल यूनिट सिस्ट्रॉन। और हेड यही ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहले डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। तो इस
रीजन को बोलते हैं प्रोमोटर और इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। क्यों? प्रमोट बढ़ावा देगा, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, तो ये प्रमोटर है और ये ट्रांसक्रिप्टर है। ये प्रमोट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तो एक इनिशिएशन फैक्टर होता है। याद रखना, एक लड़की है उसका नाम है सीमा, सीमा से सिग्मा, तो सिग्मा फैक्टर किधर होगा? 5' पे, प्रोमोटर पे। तो इनिशिएशन फैक्टर किसे कहेंगे? तो याद रखना है, इनिशिएशन माने शुरुआत करने वाला। इनिशिएशन या स्टार्ट कहां होगा? 5' पे, प्रोमोटर एंड पे, हेड पे। तो इनिशिएशन फैक्टर किसे कहते हैं? सिग्मा को, इस तरह से। और यहां जाके ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीन सिंथेसिस, कोडिंग डिकोडिंग रुक जाता है, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो इसको टर्मिनेटर या रिलीज या स्टॉप, जेनेटिक कोड में इसको बोलते हैं नॉनसेंस। तो टर्मिनेटर में ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गया, तो ये रोने लगा, रो रहा है, तो इसको याद रखना रो फैक्टर। तो रो फैक्टर कहां होगा? 3' पे, टेल पे, टर्मिनेटर एंड पे। तो ये इनिशिएशन फैक्टर और ये टर्मिनेशन फैक्टर या स्टॉप फैक्टर। तो ये सब सारे, और ये पूरा जो भाग लेता है यहां से यहां तक, प्रोमोटर, सिस्ट्रॉन एंड टर्मिनेटर, यही है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये कहलाया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शन में शुरू होगा जहां प्रमोटर, खत्म होगा टर्मिनेटर, अब बीच में जो हो रहा है स्ट्रक्चरल यूनिट सिस्ट्रॉन। अब हम लोगों को यहां पे ये सब टर्म्स समझ में आ गया। अब इसमें आसानी क्या होगा? तो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे। अगर कोई कहता है कि ये है डीएनए, इस डीएनए से बना एमआरएनए, तो डीएनए से एमआरएनए बनने के इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जी? ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए। अब इस एमआरएनए से आरआरएनए, टीआरएनए सब मिलकर बनाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनेगा। फिर नया डीएनए बनना चाहेगा, तो इस ओल्ड, यहां पे जो तैयार हुआ है ओल्ड डीएनए, इस पुराने डीएनए से अब नए डीएनए हम बना रहे हैं। तो नया डीएनए कॉपी अगर तैयार करते हैं, इसी को कहते हैं रेप्लिका तैयार करना। रेप्लिका माने जीरोक्स, फोटोस्टेट। तो ऐसा नहीं कि फोटोस्टेट दुकान में जाओ और बोले एक रेप्लिका दीजिए, तो समझेगा नहीं, लेकिन याद रखना है रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन। तो हम सीधे बोल सकते हैं डीएनए से नया डीएनए तैयार करेंगे तो रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां हुआ डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन, और ये प्रोटीन बनने के बाद अब नया डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन। ये पूरे जो चक्र देख रहे हो इसी को बोलते हैं केंद्रीय कुत्ता की मां, मतलब सेंट्रल डॉगमा। वो हंसाने के लिए था, केंद्रीय कुत्ता की मां इसको नहीं बोलना है। सेंट्रल डॉगमा का अर्थ क्या हुआ? इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इस पूरे चक्र को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। इस सेंट्रल डॉगमा को एनसीईआरटी किताब में इस तरह से दर्शाया है कि यहां दिया है डीएनए, इस डीएनए से ही
ही नया डीएनए बना, तो इसी को बोल दिया रेप्लिका तैयार किया, रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको कहेंगे रेप्लिकेशन। इस डीएनए से एमआरएनए तैयार होगा, तब इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और इस एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, दैट इज ट्रांसलेशन। यहां प्रोटीन बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। और यही प्रोटीन बनने के बाद फिर डीएनए नया तैयार होगा, रेप्लिकेशन। तो इसको दिखाया गया एनसीईआरटी में, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा। अब यहां पे देखा गया एक और शब्द आएगा कि किसी किसी के केस में, खास करके HIV एड्स वाले वायरस, जिसको रियो ग्रुप या रेट्रो ग्रुप ऑफ वायरस कहते हैं, रियो या रेट्रो ग्रुप के वायरस का एग्जांपल है HIV एड्स का वायरस, उसमें एमआरएनए से डीएनए बनता है। तो अगर एमआरएनए से डीएनए बन जाए उल्टा, तो इसी को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम एमआरएनए टू डीएनए इज फॉर्म्ड, या डीएनए फॉर्म फ्रॉम एमआरएनए। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को एक साइंटिस्ट है टेमिन, उसने देखा था, इसलिए इसको टेमिनिज्म कहते हैं। तो व्हाट इज टेमिनिज्म? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। जनरली मास्टर कॉपी डीएनए होता है, उससे एमआरएनए तैयार हुआ, फिर आरआरएनए, टीआरएनए। तो एक यहां याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इस पे कभी कभी 4 ऑब्जेक्टिव ऐसा दिया है एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट का काम करता है, इसको बायो कैटलिस्ट कहेंगे क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस में एंजाइम भाग ले रहा है। एंजाइम का पहचान है कि अंत में एज लगा होता है। जनरली अधिकतर एंजाइम में किसी के अंत में एज लगा हो, इसका मतलब एंजाइम। जैसे प्रोटीन को तोड़ेगा तो प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ेगा लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को तो न्यूक्लिएज, माल्टोज पे एक्शन करेगा माल्टेज, गैलेक्टोज पे तो गैलेक्टेज। एज मतलब एंजाइम। अब यहां ध्यान देना है, एक क्वेश्चन आएगा डीएनए से डीएनए टू एमआरएनए, और एक आएगा डीएनए से डीएनए, और एक आएगा एमआरएनए से डीएनए, और एक आएगा आरएनए से आरएनए अगर बनता है। ये चारों मैचिंग में एम्स वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। इसको, ये सभी में एक शब्द याद रखना है, पॉली। पॉली माने मेनी, मर माने यूनिट, और एज माने एंजाइम। 3 शब्द है। इसका चेन, पॉली माने बहुत बड़ा, यूनिट जोड़ते जाएंगे तो पॉलीमेरेज। इस एंजाइम में सभी में एक शब्द कॉमन आएगा, पॉलीमेरेज। पॉलीमेरेज किसमें लगाएंगे? जो बनेगा, मतलब इधर वाले में सब में पॉलीमेरेज लगाना है, और जिससे बनेगा, जो बाप है जिससे तैयार होगा, वहां लगाना है डिपेंडेंट। ये दिमाग में रखना है। तो ये इधर वाला जो है, इसमें हम लगाएंगे पॉलीमेरेज, और इधर वाले में लगा देंगे डिपेंडेंट। अब देखो इसका एंजाइम अपने आप हो जाएगा तैयार। इनके एंजाइम्स को क्या कहेंगे?
तो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इसको हम कहेंगे एंजाइम। कौन सा होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम एमआरएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए, या ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और अगर डीएनए से डीएनए हो रहा है रेप्लिकेशन, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और अगर उल्टा हो रहा है रिवर्स, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और अगर आरएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये 4 उम्मीद है कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसको घुमा के ऐसे देगा कि ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम में होता है, किसके प्रेजेंस में? तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां डीएनए से डीएनए हो रहा है रेप्लिकेशन, तो यहां पे इस एंजाइम का नाम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेमिनिज्म, इसमें एंजाइम होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और आरएनए से आरएनए बनेगा तब कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट, इसके लिए कोई प्रोसेस करके नहीं है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि ये सब मैचिंग का क्वेश्चन आएगा तो हमें रटना नहीं है, ये सब समझना है, अपने आप एंजाइम सब बन जाएगा। अब जानना है यहां पे कि ये जो एमआरएनए होता है, एक शब्द आएगा प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। अब ये सब का मीनिंग समझना है बायो में बढ़िया से। प्रीकर्सर, प्री माने पहला रूप, तो प्रीकर्सर का मतलब हो गया इमैच्योर फॉर्म, इमैच्योर। एमआरएनए का इमैच्योर फॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं प्री एमआरएनए, एमआरएनए का पहला रूप। इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियस में जो आरएनए होता है उससे अलग, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए। अब ये कहानी कहेंगे क्लियर हो जाएगा, एचएनआरएनए। और यही जब मैच्योर होगा, ये हो गया प्रीकर्सर, और जब ये मैच्योर होगा तब ये कहलाएगा एमआरएनए। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने में 3 प्रोसेस की जरूरत होती है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझना है। ये ट्रांसक्रिप्शन सेल में होता कहां है? न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए कहां है? न्यूक्लियस में। ये समझना, ये पूरा सेल है, सेल एक शहर है। अब ये कहानी से समझना ये सब टर्म। सेल एक शहर है, इस शहर में एक लड़की है, उसका नाम है सलोनी। उस सलोनी की शादी हो गई, शादी हुई 1 साल बाद उसके बच्चे होने वाले हैं। तो ये न्यूक्लियस हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दे रही है। मान लिए ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में दरवाजा होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ध्यान देना है, ये इसी से हॉस्पिटल में न्यूक्लियस में अंदर गई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होता है। अब ये न्यूक्लियस को समझना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सलोनी 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के बाद यहां बच्चा को जन्म देने वाली है। अब ध्यान देना है, बच्चा मतलब एमआरएनए। अब ये पहले क्वाइल है डीएनए, अब ये देखो डीएनए टेम्पलेट बना और इससे तैयार होगा ये 3' 5',
ये यहां से अलग हो जाएगा 5-3। यही जो बच्चा पहले तैयार होगा, मतलब सलोनी जिस बच्चे को जन्म दी वो हॉस्पिटल में बच्चा अभी है, घर आएगा तो मम्मी का बच्चा होगा mRNA। अभी ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहलाता है, मीन्स HNRNA। तो HNRNA मीन्स प्री आरएनए। तो ये कहां बना है भाई? हॉस्पिटल में। अब ये हॉस्पिटल में बच्चा को जन्म दे दी, बच्चे के जो पापा हैं वो विदेश में हैं, उनको खबर हुआ तो वहां से चल चुके थे, बच्चा जन्म लिया, उसके 15-20 मिनट बाद ही बच्चे के पापा भी पहुंच गए। नर्स उनको ले जा करके बच्चे को दिखाने के लिए, बच्चे के मम्मी से बच्चे के पापा को ले जा रहे हैं बच्चा को दिखाने के लिए। अब बच्चा जो है हॉस्पिटल के कपड़ा में है, बच्चा जो है जन्म लिया है तो अभी तो हॉस्पिटल के कपड़े में लिपटा हुआ है, नर्स लपेट के लेके आई है। दूसरी तरफ बच्चे के नाना नानी भी आए हुए हैं, नाना जो है वो भी मिलिट्री में है, बच्चे के लिए एक मिलिट्री का कैप लेके आए हैं, टोपी। नानी बच्चे के लिए जूता लेके आए हैं आदिदास का। और बच्चे के पापा जो हैं शर्ट पैंट विदेश से लेके आए हैं, और बच्चा का जो शर्ट पैंट है जो विदेश का, वो ध्यान देना वो थोड़ा यूनिक है। ये बच्चा का शर्ट पैंट में यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, जिसको बच्चा दबाता है तो बोलता है पापा पापा। दूसरा बटन पे हाथ पड़ता है तो बोलता है मम्मी मम्मी। मतलब बच्चे के पापा जो शर्ट पैंट लाए हैं विदेश से, इसमें कोडिंग किया हुआ है। तो ये ध्यान देना विदेश से आया है जो शर्ट पैंट, कोडिंग किया हुआ है, इसी को बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। तो ये बाहर से आया है, बाहर से मतलब इक्सो, तो इसको बोलेंगे एक्सॉन। और हॉस्पिटल का जो कपड़ा था वो जो लपेट करके यूं ही दे दिया था नर्स लोग, तो ये अंदर का था, तो इसको बोलेंगे नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग जो हॉस्पिटल के अंदर का है, दैट इज इंट्रॉन। अब बच्चा को घर लाना है, तो ये जो HNRNA है दैट इज प्री आरएनए, तो ये क्या करेगा कि हॉस्पिटल के कपड़ा को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और बच्चे के पापा जो विदेश से कपड़ा लाए हैं, इक्सो माने बाहर से, उसको ऐड करेंगे, पहनाएंगे। इसी को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो यहां क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बच्चे का जो कपड़ा है उसको उतार दे रहे हैं। तो स्प्लाइसिंग का अर्थ क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन दैट इज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड एंड एडिशन ऑफ एक्सॉन, बाहर वाला विदेश वाला जो कोड है उसमें कोडिंग में है, बटन है, तो याद रखना है कोडिंग स्ट्रैंड कौन है? एक्सॉन। यहां पे 6 तरह का क्वेश्चन आएगा। पहले नॉन कोडिंग इंट्रॉन, कोडिंग एक्सॉन। रिमूवल किसका होता है? इंट्रॉन का। रिमूवल किसका होता है? नॉन कोडिंग है, कोडिंग तो नॉन कोडिंग का। ऐड करते हैं किसको? कोडिंग का, दैट इज एडिशन ऑफ कोडिंग। तो याद रखना है स्प्लाइसिंग को ऐसे, रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इंट्रॉन एंड एडिशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड दैट इज एक्सॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। अब बच्चा हॉस्पिटल का कपड़ा उतार के पापा वाला कपड़ा पहन लिया। अब बच्चे को टोपी पहना रहे हैं। ये जो टोपी है जो लेकर के आए हैं दादाजी, तो ये कैप में लिखा हुआ है, MTG का एक बुक आता है, तो MTG से याद रखना है MGT। तो कैप में क्या लिखा हुआ है? MGT, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट MGT का कैप पहना देंगे। तो सिर पे जो नाना जी लेके आए हैं टोपी वो पहनाएंगे। तो एडिशन ऑफ MGT, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट,
एट कहां पहनाएंगे, बच्चे के सिर में, मीन्स 5 डैश बताए थे, हेड है, सिर है, वहां हम टोपी पहनाएंगे। और नानी लेके आए हैं आदिदास का जूता, बहुत सा जूता लेके आए हैं कि जो हो जाएगा उसके साइज का। तो बहुत सा के लिए पॉली, पॉली एडेनिन से एडिनाइल टेल, तो एडिशन ऑफ पॉली ए, क्वेश्चन आता है एडिशन ऑफ पॉली ए एट विच एंड, एट 3 डैश, क्योंकि टेल किसको बोलते हैं, 3 डैश को। प्रोमोटर इन 5 डैश पे कैपिंग, टर्मिनेटर इन 3 डैश पे टेलिंग। तो जूता पहना दिए पैर में, मतलब टेल में, ऐसे याद रखना है। और कपड़ा पहनाए, हॉस्पिटल की नर्स सिस्टर पहनाई, सिस्टर पहनाई तो सिस्ट्रॉन, तो स्ट्रक्चरल यूनिट बीच में जो है वहां हो गया सिस्ट्रॉन। अब हम कर सकते हैं, ये जो प्री mRNA था, दैट इज HNRNA, हॉस्पिटल में जो बच्चा जन्म लिया, अब ये बाहर आ रहा है, देखो न्यूक्लियर पोर से, नर्स से, शहर में, मीन्स साइटोप्लाज्म में। तो जब बच्चा बाहर आया है तो इस बच्चे में ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। तो इस 5 डैश पे क्या पहन लिया है भाई, MGT का कैप, और 3 डैश पे क्या पहना है, AAA पॉली एडिनाइल टेल, और ये बीच में क्या हुआ, स्प्लाइसिंग, मीन्स हॉस्पिटल का कपड़ा इंट्रॉन नन कोडिंग को उतार दिए, और पापा जो विदेश से लाए एक्सॉन कोडिंग स्टैंड वो पहना दिए, तो ये हो गया स्प्लाइसिंग। अब ये जो था HNRNA, अब ये बन गया मैच्योर mRNA। तो mRNA में 3 चीज हुआ, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। तो हम उम्मीद करें कि ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे सभी लोग। आज इतना काफी है। जेनेटिक्स में बहुत से मजेदार टॉपिक हैं जो इस तरह से कहानियों में हम समझाएंगे।